नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के ख़ास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। आज हम हैं अलीगढ़ में और मिलने जा रहे हैं साहित्य के एक ऐसे सितारे से जिन्होंने हिंदी कविता को दिए हैं 70 साल बेमिसाल। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। मैं मुसाफिर हूं कि जिसने है कभी रुकना न जाना, है कभी सीखा न जिसने मुश्किलों में सर झुकाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गोपाल दास जी को जानते हैं तो शायद आपका उत्तर ना में होगा। और अगर मैं पूछूं आप भावुक इटावी को जानते हैं तो भी आपका उत्तर ना में होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश विदेश में अपनी कलम से धूम मचाने वाले नीरज की। नीरज ने दशकों से देश को दीवाना बना रखा है और नीरज इसी अलीगढ़ में रहते हैं। करीब 100 साल पहले का हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम, गांव-गांव गूंज रहा था गांधी का पैगाम। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और उसके आसपास भी अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे सुनाई दे रहे थे। चार जनवरी 1925 को अलीगढ़ के पड़ोसी जिले इटावा के पुरावली गांव में गोपाल दास सक्सेना ने पहली बार दुनिया को देखा। छह बरस के थे तो पिता हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब से 80 साल बीत चुके हैं। आज अफसोस यह है कि पिता की एक तस्वीर तक नहीं। उस दौर में फोटो उतरवाना अमीरों का शौक था। पिता घर चलाते या तस्वीर उतरवाते? क्या आप उस दर्द को समझ सकते हैं कि दिमाग में पिता की छवि देखना चाहता है, मगर वो इतनी धुंधली है कि कुछ दिखाई नहीं देता। गरीबी ने बचपन की हत्या कर दी। कभी ट्यूशन करता था, कभी आपके मेले में बैठ के पानी बीड़ी की दुकान लगाता था, कभी दुकानों पर बैठता था, कभी तांगा हाँकता था। इन सारे काम किए कि उस श्रम को मैंने कभी छोटा नहीं समझा। इटावा के बाद एटा में स्कूली पढ़ाई। गरीबी ने पढ़ाई अस्त व्यस्त कर दी थी। बालक गोपाल दास रोज कई किलोमीटर पैदल चलता। मिट्टी के घर में कई बार लालटेन की रोशनी भी नसीब न होती। फूफा जी दया करके 5 रुपए हर महीने भेजते और पूरे परिवार का उसमें पेट पल जाता। 1-2 रुपए गोपाल दास भी कमा लेता। बचपन के इस दर्द का एहसास हद पार कर गया तो भाव और सुर बनकर जुबान से फूट पड़ा। अच्छा लिखते और मीठा गाते। मास्टर जी कहते, देखो सहगल गा रहा है। लेकिन उन्हीं मास्टर जी ने एक बार सिर्फ 1 नंबर से फेल कर दिया। गरीबी के कारण फीस माफ थी। फेल होने पर फीस भरनी पड़ती। घर से कहा गया पढ़ाई छोड़ दो। गोपाल दास पहुंचे मास्टर जी के पास। बोले, नंबर बढ़ा दो वरना मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। फिर तो मास्टर जी ने गोपाल की आंखें खोल दी। वो नसीहत दी जो आज तक याद है। बोले, देखो गोपाल बाबू, तुम गरीब के बच्चे हो,
ज़िंदगी में तुम्हें कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। जो कुछ करना तो फर्स्ट क्लास बनना, चोर बनना तो फर्स्ट क्लास बनना, पिक पॉकेट बनना फर्स्ट क्लास बनना, डाकू बनना फर्स्ट क्लास बनना, कवि बनना फर्स्ट क्लास बनना, गायक बनना फर्स्ट, सेकंड क्लास तुम्हारी लिए नहीं है। नंबर मैं तुम्हारा नहीं दूंगा, फीस मैं तुम्हारी भर दूंगा, लेकिन नंबर नहीं दे सकता। जो कुछ बनना फर्स्ट क्लास। उनका साहब मैंने पैर छुए, मैं आशीर्वाद लिया। मास्टर जी की झिड़की काम कर गई। हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन में पास किया। उम्र 17 बरस। नौकरी दिल्ली में, खाद्य आपूर्ति विभाग में टाइपिस्ट। वेतन 67 रुपए महीने। 40 रुपए मां को भेजते, बाकी में अपना खर्च। कई बार तो खाली पेट ही सोना पड़ता। संघर्ष के इस दौर में उनके साथी थे शकील बदायूनी। वो भी टाइपिस्ट थे। ये वही शकील बदायूनी थे जिन्होंने बाद में अनेक शानदार फिल्मी गीत लिखे। इस नौकरी के बाद गोपाल दास कानपुर होते हुए अलीगढ़ जा बसे। इस दौर की दास्तान हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल ये बताना जरूरी है कि 55 साल पहले अलीगढ़ से जो रिश्ता बना वो आज भी बरकरार है। वो अलीगढ़ की पहचान बन गए हैं। वहां के इस कॉलेज में उन्होंने जिंदगी के बेहतरीन दिन बिताए। जब से मैं यहाँ प्रिंसिपल होकर के आया हूँ, तब से हर साल नीरज जी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। किसी न किसी बहाने बुलाता हूँ, किसी न किसी बहाने उनका सम्मान करता हूँ, किसी न किसी बहाने में उनको सुनता हूँ। कॉलेज के हिंदी विभाग ने उन्हें अपनी यादों में सहेज कर रखा है। वो क्लासरूम आज भी ज्यों का त्यों है, जिसमें कभी प्रोफेसर गोपाल दास उर्फ नीरज अपने लाडले छात्रों की फरमाइश पर गीत सुनाया करते थे। कॉलेज के प्राध्यापक आज भी उन पर जान छिड़कते हैं। नीरज के बिना अलीगढ़ की जो इज्जत है, अलीगढ़ उतना इज्जतदार नहीं होता अगर नीरज नहीं होते हैं, है ना। जब से नीरज अलीगढ़ में हैं, हम ये मानते हैं कि हमें इज्जत मिलती है उस नाम से। नीरज अलीगढ़ के एक निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। शहर का कोई छोटा बड़ा जलसा उनके बगैर पूरा नहीं होता। नीरज एक भरे पूरे परिवार के मुखिया हैं। बेटे, बहुएं और उनके बच्चे। हालांकि नीरज की दोनों जीवन संगिनियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपनी अपनी नौकरी के चलते सारे लोग अलीगढ़ से बाहर रहते हैं, लेकिन पिता नीरज उनकी यादों में हमेशा रहते हैं। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। कोई तलवार मुझे काट नहीं सकती है, मेरे माथे पे मेरी माँ की दुआ रखी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों को पिता का अकेलापन अच्छा नहीं लगता, मगर कर भी क्या सकते हैं। जब छोटे थे तो पिता घर की गाड़ी खींचने में लगे थे, इसलिए बच्चों को वक्त नहीं दे पाए। आज पिता अकेले हैं तो बच्चे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। घर घर की कहानी है, जिंदगी इसी को कहते हैं। सेलिब्रिटी की लाइफ में घर के लिए वक्त बहुत कम मिलता है। माँ और मैं अकेले रहते थे। पापा प्रोग्राम करते ही करते रहते थे। हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम, आएंगे रात को प्रोग्राम करेंगे, सवेरे आएंगे, सोएंगे 2 घंटे, पढ़ाने चले जाएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारे लिए वक्त नहीं होता था। माँ का जब देहांत हुआ तो निश्चित रूप से पिता को मैंने पहली बार अपने जीवन में रोते हुए देखा।
अभी मैंने आज तक कभी नीरज को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन पहली बार रोते हुए देखा कि मन्नू थी वो भी हमारे साथ चली गई। तो 87 साल की उम्र में अगर कोई आदमी किसी का साथ छोड़ दे, जिसके साथ जीवन भर रहा हो, तो वो समय एकाकीपन का और भूलेपन, शायद वही समय है नीरज जी का जो एकाकीपन उन्हें कचोट रहा है कहीं ना कहीं। और अब तबीयत खराब है तो अपने बेटे की तरफ देखते हैं। पत्नी और परिवार को वक्त ना दे पाने का अफसोस नीरज को आज भी है। इस बिछोह को वो कुछ इस तरह बयान करते हैं। जब तलक तुम थी मुझे ये घर मेरे घर सा लगा, अब नहीं तुम हो तो फिर ये एक खंडहर सा लगा। कई साल से नीरज का भरोसेमंद साथी है सिंह सिंह। पहले सिंह सिंह अकेला था, अब उसका परिवार भी अपने प्यारे दादाजी का पूरा ख्याल रखता है। सिंह सिंह के बच्चे भी नीरज के सुर की छांव में बड़े हो रहे हैं। उन दिनों देश गुलाम था। नौजवान हो रहे नीरज 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और कविताएं लिखने लगे थे। पढ़ाई खत्म होते ही उन्हें उस जमाने की हुकूमत ने नौकरी दे दी, लेकिन कविताओं की वजह से गोरी सरकार को उसमें बगावत की बू आने लगी। आखिरकार नीरज ने नौकरी का जुआ उतार फेंका और इसके बाद सारे देश ने देखी नीरज के गीतों में बहती गंगा। यूं तो नीरज और गीतों का रिश्ता 10-11 बरस की उम्र में ही बन गया था। इन गीतों की दिल को छू जाने वाली मीठी मीठी धुनें फटाफट तैयार कर देना नीरज के लिए बाएं हाथ का काम था। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं ने नीरज में कविता के संस्कार डाले। नीरज का पहला कवि सम्मेलन था एटा में। यह 1941 की बात है। वो स्कूल में पढ़ते थे और अपने जमाने के चोटी के साहित्यकार और कवि सोहनलाल द्विवेदी एक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने आए थे। 1942 में दिल्ली के पहाड़गंज में उन्हें दोबारा मौका मिला। पहले ही कविता पर वंस मोर वो कविता नीरज ने 3 बार सुनाई और इनाम मिला 5 रुपए। कवि सम्मेलन की सदारत कर रहे थे अपने जमाने के जाने माने शायर जिगर मुरादाबादी। नीरज ने जिगर साहब के पैर छुए तो उन्होंने गले से लगा लिया। बोले, उम्र दराज हो इस लड़के की, क्या पढ़ता है, जैसे नगमा गूंजता है। और इसके बाद कवि सम्मेलनों में नीरज की धूम मच गई। तब उनका नाम था भावुक इटावी। इसी दौर में वो आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। यमुना के बीहड़ों में क्रांतिकारियों के साथ हथियार चलाना सीखा। – 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल में डाल दिए गए। जिला कलेक्टर ने धमकाया, माफी मांगोगे तो छोड़ दिए जाओगे। 700 नौजवानों में से 650 ने माफी मांग ली और जिन्होंने माफी मांगने से इनकार किया उनमें नीरज भी थे। ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में उन्हें लोकप्रिय शायर हफीज जालंधरी ने सुना। हफीज साहब अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी बजा रहे थे और सरकारी नीतियों का प्रचार करते थे। उन्हें लगा नीरज का अंदाज लोगों तक संदेश पहुंचाने का जरिया बन जाएगा। नीरज की पगार उन्होंने 120 रुपए प्रति माह तय की। पैसा तो 2 गुना था, लेकिन वो नीरज का सोच नहीं खरीद पाए। नीरज ने नौकरी को लात मार दी। वो विद्रोह गा रहे थे। नीरज भागकर कानपुर आ गए। एक निजी कंपनी में नौकरी मिली और साथ में पढ़ाई की छूट भी। उन्होंने 12वीं पास की और इसी दौरान देश आजाद हो गया। उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई, मगर वो हैरान थे सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार देखकर। आखिरकार
1956 में उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी। बोले लॉग बुक भी साइन करो, भाई लॉग बुक साइन नहीं कर सकते, गलत। आप चलाएं, खूब चलाएं, लेकिन लॉग बुक गलत मैं साइन नहीं करूँगा। नहीं, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर। आई मीन सर, आई एम नॉट ए ऑफिसर, आई एम सर्वेंट हूँ मैं। उन्होंने मेरी शिकायत कर दी। तो एमए प्रीवियस कर रहा था मैं, तो मेरे पास सस्पेंशन लेटर आ गया वहाँ। कानपुर में बिताए दिनों को नीरज जिंदगी का शानदार दौर मानते हैं। कानपुर की याद में उन्होंने लिखा, कानपुर आज देखे जो तू अपने बेटे को, अपने नीरज की जगह लाश उसकी पाएगा। सस्ता इतना यहां मैंने खुद को बेचा है, मुझको मुफलिस भी खरीदे तो सहम जाएगा। नीरज के गीत इन दिनों पूरे देश में लोगों पर जादू कर रहे थे, पर उनकी आमदनी सिर्फ परिवार का पेट पाल रही थी। पैसे की तंगी से जूझते हुए 1954 में उन्होंने अपना कोहिनूर गीत लिखा। यह गीत उन्होंने रेडियो पर सुनाया था। यह गीत था, स्वप्न जरे फूल से, नींद चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। इस गीत ने धूम मचाई और नीरज की नौकरी भी अलीगढ़ के कॉलेज में लगाई। तभी से वो अलीगढ़ के और अलीगढ़ उनका हो गया। आलम यह था कि नीरज को फिल्मी दुनिया से बार बार बुलावा आने लगा। वो माया नगरी की चकाचौंध से दूर रहना चाहते थे, लेकिन मुंबई उनके स्वागत में पलकें बिछाए हुए थी। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे हुआ नीरज का माया नगरी से मोह भंग। माया नगरी मुंबई में करोड़ों लोग कामयाबी का सपना पालते हैं और सारे उम्र संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन नीरज वो गीतकार हैं जिन्हें माया नगरी ने बड़े अदब से बुलाया, आदर से बुलाया, और नीरज ठहरे नीरज। मोहभंग हुआ तो माया नगरी को ठुकरा कर चले आए। गीत अश्क बन गए, सपन हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। ये वो गीत है जो बीते 58 साल से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। 1954 में एक जाती अनुभव ने नीरज को झंझोड़ दिया, और तब ये कोहिनूर गीत उनकी कलम से निकला। मांग भर चली के एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया के लो चली दुल्हन, गीत की धुन भी उन्होंने ही बनाई थी। ये गीत फिल्म निर्माता चंद्रशेखर को ऐसा भाया कि उन्होंने इसे केंद्र में रखकर फिल्म नई उम्र की नई फसल बना डाली। फिल्म के बाकी गीत भी नीरज की कलम से ही निकले थे, सारे के सारे हिट और दिल को छूने वाले। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, हिंदी में तो जानते नहीं थे। तो उसकी लोकप्रियता के कारण उन्होंने कहा भाई हम आपसे चाहते ये गीत चाहिए। हमने कि मैं लिखने के लिए नहीं आ सकता, मैं सर्विस में हूँ। मैं सोचता हूँ अगर तीसरा आए तो नई उम्र की नई फसल का क्या होगा। तो वो मैंने कहा कविता, मेरी सारी कविता लिखे बना दी पिक्चर।
कारवा गुजर गया लिया आज की रात बड़ी शोक बड़ी नरखड़ी मेरी कविता है, प्यार का ही मुहूर्त निकल जाए कविता है, संज्ञा को लगे कविता है, सैनानी कविता है। देखती ही रहो आज दर्पण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। आज की रात बड़ी शौक बड़ी लटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, अब तो तेरे ही यहाँ आने का ये मौसम है, अब तबीयत न ख्यालों से बहकाएगी। जानी मानी कलाकार उमा शर्मा ने तो इस गीत पर पूरा नृत्य रच दिया। कहते उमा एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी। अब मुझे मालूम नहीं कि उनकी किसी रिश्तेदार की बच्ची फेरे लेते लेते उसके आग लग गई और वो जल बसी। तो उसी वक्त नीरज जी ने ये कविता रची। लेकिन फिल्मी दुनिया से नीरज के रिश्ते 1953 में ही बन गए थे। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक कंपनी के साथ आए कानपुर। नीरज के नाम से तब भी लोग कवि सम्मेलनों में उमड़ते थे। पृथ्वीराज कपूर ने 3 घंटे नीरज को सुना और फिल्मों में आने की दावत दी। नीरज ने उसे हंसी में उड़ा दिया। उन दिनों वो बुलंदियों पर थे, फिल्मों इल्मों पर क्या ध्यान देते। मगर इन्हीं दिनों वो देवानंद से टकरा गए। 2 सदाबहार हीरो एक दूसरे के मुरीद हो गए और दोस्ती हुई तो देव साहब की दुनिया से विदाई के बाद ही टूटी। फिल्म निर्माता देवानंद कहता तो नीरज एक बार नहीं 100 बार मना कर देते, लेकिन देवानंद को दोस्तों के दोस्त नीरज कैसे बना करते। नाना करते भी प्रेम पुजारी के गीत लिखवा लिए देवानंद ने। तो मैंने लिखा रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, न बुझे है किसी जल से ये जलन। शराब है किसी जल से ये जलन, पलकों की झूले से सपनों की डोरी, प्यार न बांधी जो तूने वो तोड़ी। खेलिए कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाती, कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे, चैन न पाए रे यार रे वाह रे प्यार वाह रे प्यार। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। एक के बाद एक सुपरहिट गीतों की नीरज ने झड़ी लगा दी। वो दौर बेहतरीन प्रेम कहानियों का था। गीत नायाब, फिल्में शानदार और नीरज की बहार। प्रेम गीतों का अद्भुत संसार। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। नीरज के कुछ गीत तो बेशक आपको मदहोश बनाते हैं और नीरज का नशा चढ़ाते हैं। रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा,
आज की रात ऐसा कुछ करो आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। लेकिन रंगीले नीरज के भीतर एक रेगिस्तान भी था, जिसमें प्यासे को सिर्फ एक बूंद चाहिए थी। बियाबान रेगिस्तान में नीरज प्यासा भटकता रहा। उसके भीतर से विरह गीतों का एक दर्द भरा झरना फूट पड़ा। मेघा छाए आधी रात बरन बन गई निंदिया बता दे मैं क्या करूं। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। सुबह नाई शाम नाई जिस दिन तेरी याद नाई याद नाई। प्रेम और श्रृंगार गीतों ने नीरज की पहचान एक ऐसे गीतकार की बनाई जिससे वो आज तक मुक्त नहीं हो पाए। इस कारण उनके जीवन दर्शन और उनके भीतर छिपे यायावर को लोग नहीं समझ पाए। जिंदगी की कठिन सच्चाई और नीरज के आसान शब्द। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। The tragedy is this, we are sleeping although our eyes are open. And if I say that you are a sleeping soul, you will laugh. My eyes are open, I am not sleeping. But this is tragedy. We are sleeping with our eyes open. That's why I say, ए भाई जरा देख चलो, ए भाई जरा देख चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर की नहीं नीचे भी। दरअसल राज कपूर उलझन में थे। आखिर ये कैसा गीत है और इसकी धुन कैसे बनाई जाए? नीरज ने यह मुश्किल आसान कर दी। दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। वो साहब गीत सुपर हिट हुआ और फिर जैसे ही हिट हुआ बस उसने राज कपूर ने गाना शुरू कर दिया। मैं बोला मैं नहीं नीरज मैं नहीं। लेकिन बदलते जमाने पर आखिर किसका जोर है? 6-7 साल के लिए नीरज माया नगरी में रहे, मगर दिल तो अलीगढ़ में ही छोड़ गए थे। अपने शहर की तड़प और बढ़ गई जब फिल्म निर्माता गीतों में धुन के मुताबिक तब्दीली पर जोर देने लगे। नीरज का मन कहता, अरे छोड़ो, क्या धरा है मुंबई में। और एक दिन तो राज कपूर को खरी खरी सुना दी। मुझसे भी राज कपूर ने कहा था मैं नहीं चला जाऊंगा। बोले नीरज जी बम्बई मुझे एक बार आ जाइए ना, यहाँ मरना यहाँ, इसके बाद जाना कहाँ। मैंने कहा आप गलत समझते, मैं वो आदमी नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ की हीरो, मैं अपने समय का हीरो हूँ, मैं अपनी क्षेत्र का हीरो हूँ। ऐसा मत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यहाँ वो लोग टिकते जो कि कुछ दूसरा कर ही नहीं सकते काम। इसी बीच उनके साथी भी एक एक कर साथ छोड़ने लगे। रोशन गए, एसडी बर्मन गए, फिर शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट गई। तो करीब 39 साल पहले यानी 1973 में नीरज ने माया नगरी को अलविदा कह दिया। बोरिया बिस्तर समेटा और अलीगढ़ लौट आए। उसके बाद देवानंद ने बहुत जिद की तो उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट के लिए
ये खूबसूरत रचना रची। तू ही फरीद में छुपा रहा, तू ही नानक में बसा रहा, तू ही मंदिर में, तू ही मस्जिद में, गिरजों में, गुरुद्वारों में, तू ही चांद और सितारों में, तू ही इन सभी नजारों में। मेरे दर्द का दीवान भी तू, गीता और कुरान भी तू, मेरी ज़िस्त का उन्वान भी तू, मेरी हस्ती की पहचान भी तू। देवानंद तो गए, मगर नीरज के दिल में एक देवानंद आज भी धड़क रहा है। देव साहब जैसा आदमी, ये वह बट वृक्ष जिसका की छाया सब पर थी, नए लोगों को प्रश्रय देने वाला वो एक था। माया बहुत लोगों को लुभाती है, लेकिन नीरज वो है जो माया नगरी की माया से कोसों दूर है। मैं तो फकीर आदमी हूँ, अलग जगह फिर रहा हूँ। कभी कभी आदमी बनने पहले इंसान बन जाए तो सारी समस्या हल हो जाए। नीरज लोकप्रियता के शिखर पर, जितनी मांग देश में उससे ज्यादा विदेश में। जिस कवि सम्मेलन में नीरज नहीं पहुंचते वो कवि सम्मेलन फीका पड़ जाता था, और जहां वो होते उसकी कामयाबी की गारंटी नीरज बन जाते थे। उनके नाम से होती थी नीरज निशाएं। उन्नीस 1942 से 2012, 70 साल बेमिसाल। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जो इतने लंबे समय से लोगों को अपने सम्मोहन में बांध कर रखता हो। 70 साल का सफर लगातार शिखर पर। तुम मुझे सुन तो सकोगे, न समझ पाओगे, मेरी आवाज है कान्हा की बंसरी की तरह। कहीं गुमनामी नहीं, कहीं खोए नहीं, कहीं उपेक्षा नहीं और कहीं हाशिए पर नहीं। सारी उम्र एक महानायक की जिंदगी। अद्भुत है ये दीवानापन। सारी सारी रात सिर्फ एक कवि के नाम। हम तो इस जमाने में तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में, बदलाऊंगी। पापा को स्टेज का बादशाह कहा जाता था, और उनके प्रोग्राम्स में सबसे आखिर में नाम जो होता था कविता पढ़ने वाले का, वो पापा का हुआ करता था, जिससे कि ऑडियंस वहाँ बैठी रहे। नहीं तो पापा को सुनने के बाद ऑडियंस उठना शुरू कर देती थी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ सफर करवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ सफर करवाना जी। जो भी आई यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा। नीरज मंच पर किस किस के साथ नहीं रहे, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिगर मुरादाबादी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन, कैफी आजमी, अटल बिहारी वाजपेयी और काका हाथरसी जैसे न जाने कितने नाम। रात भर कविता पढ़ सकने वाला दूसरा कवि आपके पास नहीं है। 60 वर्ष हम लोग साथ रहे हैं, 60-65 वर्ष, लेकिन नीरज जी के मुंह से मैंने किसी के बारे में कोई अपशब्द या उसको नीचे गिराने के लिए अपमान वाली कोई बात नहीं सुनी। नीरज हमेशा अच्छी बात करते रहे हैं। चूँकि वो प्रेम कविताएं लिखते थे और युवा थे, आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे, युवतियों के, युवाओं के झुंड उनके पीछे चलते थे, तो कई तरह के आरोप उनके चरित्र पर बार बार लगाए गए और वे मुस्कुराते रहे, सहते रहे। हिंदुस्तान के, विदेश के कोने कोने से लोग आके यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से भी कोई पीछे आए थे, उन्होंने किताबें उनकी मांगी
और मतलब वो स्पेशली ढूंढते हुए आते हैं, हमारी संस्था को ढूंढते हुए आते हैं। ये इनकी किताबों से हमारी संस्था की लाइफ बढ़ रही है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल एंड आई वुड कॉल देम अ लिविंग लेजेंड। और ये हमारा इस जनरेशन का सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं और हम उनसे अभी भी जाके मिल सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। समंदर पार भी नीरज का जादू सर चढ़कर बोला है। जिस देश में जाते हैं लोग पलकों पे बिठा लेते हैं। तो अमेरिका में मेरे गीत गाने वाले मिले, ऑस्ट्रेलिया गया वहाँ मेरे गीत गाने वाले मिले, लंदन गया वहाँ भी गीत गाने वाले मिले। लंदन में तो टिकट लगता मेरे ऊपर। कई दशकों से वो परदेश में भी हिंदी कविता के सिरमौर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप, एशिया हो या अमेरिका, हर जगह सदी के इस अलबेले मुसाफिर के चाहने वाले आपको मिल जाएंगे। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के कुल शहरों में बरसात हुई, अब के सावन। मित्रों हर पल को जियो, अंतिम ही पलमान। अंतिम पल है कौन सा का है जान। मुरीदों की तादाद अनगिनत। नीरज की डाक रोज थैले भर भर आती। पोस्टमैन भी हैरान रहता। बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं के प्रेम पत्र होते। नीरज परेशान थे। शिष्टाचार के नाते हर खत का उत्तर देना फर्ज था। वो कहते हैं, मेरा बहुत समय लड़कियों के पत्रों का उत्तर लिखने में बर्बाद हो गया। मेरा मृत्यु गीत सुनकर हजारों की संख्या में महिलाएं फूट फूट कर रोने लगती थीं। कई जगह कवि सम्मेलनों में उनसे प्रार्थना की जाती कि वो इस गीत को ना सुनाएं। तो दूसरी तरफ अनेक शहरों में इस गीत को सुनाए बगैर उन्हें मंच से उठने नहीं दिया जाता। लखनऊ ने उन्हें कई साल तक सिर पर बिठा कर रखा। वहां यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में मर्दों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी थी, लेकिन नीरज को लड़कियां चुपचाप ले जाती। दरवाजा बंद हो जाता और फिर रात भर नीरज के गीतों की बरसात होती। इसी तरह इंदौर वो शहर है जहां नीरज लगातार 50 साल से गीतों का खजाना लेकर जा रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिंदी की एक जानी मानी लेखिका ने तो नीरज पर प्यार भरे पत्रों की बौछार कर दी। इतने खत लिखे कि उन पर एक पूरी किताब बन गई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। गीतों के राजकुमार। इस समय सुबह के 4 बजे हैं। सारा संसार सो रहा है। तुम भी इस समय अपनी पत्थरों के देश की राजकुमारी के सपनों में डूबे होगे। नहीं, मैं रोमांटिक नहीं हूं। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूं। नीर, क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? क्या तुम्हारी राग वृत्ति और मेरी त्याग वृत्ति का मिलन बिना किसी विस्फोट के संभव है? बहुत बार मेरा मन करता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हारे निकट बैठकर जी भर कर रो लूं। तुम्हारी अपनी ही नीर।
अब मैं कुछ दिनों तक तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखूंगी। हालांकि मैं नहीं जानती कि ऐसा कर पाऊंगी या नहीं, या फिर तुम्हें और अधिक लिखने लगूंगी। नीरज, ओ नीरज, मेरा हाथ थाम लो, मुझे दुख के इस महासागर से बाहर निकालो। मैं तुम पर ही निर्भर हूं, तुमसे प्यार करती हूं। यदि तुम सहारा नहीं दोगे तो मैं डूब जाऊंगी। नीर, प्रिय नीर, असीम प्रेम, तुम्हारी नी। करीब एक युग यानी 12 बरस बाद इस रिश्ते की दर्दनाक मौत हो गई। इसके टूटने पर दुखी नीरज ने 47 साल पहले उस महिला को एक चिट्ठी लिखी थी। उसका एक एक शब्द नीरज को आज तक याद है। ऐ अजनबी दोस्त, आया तुम्हारा खत ऐसे, खुशी को जैसे किसी गम पे प्यार आ जाए। सोनी रातों में जो कूक उठे कोयल, बहार यूं पतझड़ के द्वार आ जाए। तुमने लिखा है, शायद मैं तुम्हें ना पहचानूं। भूल जाना मेरे परिचय को मगर याद नहीं। एक भी सांस ऐसी नहीं इस सीने में जो किसी दर्द से आबाद या बर्बाद नहीं। भूल तो जाता तुम्हें, लेकिन डबडबाई हुई झील सी आंखों ने भूलने ना दिया। आमतौर पर नीरज को प्रेम और श्रृंगार गीतों का अद्भुत शिल्पी माना जाता है, लेकिन नीरज के तमाम रूप हैं। बदलते दौर का वो दस्तावेज है और उनके गीत इसका गवाह। सिर्फ अधिकार की ही मांग है न लोकतंत्र, हमें कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए। आंदोलनों का अर्थ होता है नहीं विध्वंस, उनका मकसद है कि निर्माण होना चाहिए। जी हां, ये वही नीरज हैं जिन्हें सारा देश प्रेम गीतों के पुजारी के तौर पर जानता है। उनकी ये छवि सिर्फ 5-6 साल के फिल्मी करियर की वजह से बनी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बाकी के 65 साल में नीरज ने क्या रचा है? एक गुलाम देश से महाशक्ति बनने तक का भारत का सफर। आज 2012 में वो आपको लोकतंत्र की सही परिभाषा से रूबरू कराते हैं। शपथ उठाई राजघाट पर, उसको भूल न जाना। वादे पूरे नहीं किए तो होगा नहीं ठिकाना। भूल गए तो माफ करेगा तुम्हें ना कभी जमाना। कि आज़ादी के बाद ये राजनीतिक आंदोलन चले, लेकिन कभी भी कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं चला। गांधी जी के साथ सांस्कृतिक आंदोलन भी था। मीन्स शुड जस्टिफाई एंड, ये कहते थे वो, आपका माध्यम शुभ होना चाहिए, उद्देश्य भी शुभ हो। तो देश आजाद हुआ है और बंटवारे का दर्द भूलकर नीरज पाकिस्तान को प्यार भरा संदेश देते हैं। दो हुए तो क्या मगर हम एक ही घर के सहन हैं, एक ही लौ के दिए हैं, एक ही दिन की किरण है। दो हुए तो क्या मगर हम एक ही घर के सहन हैं। नीरज यानी इंसानियत की देह में प्यार की आत्मा। वो कहते हैं, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को
इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। न मंदिर धर्म है, न मस्जिद धर्म है, न ये पोथी पत्ते धर्म है, न गंगा स्नान धर्म है। धर्म तो धर्म से बड़ी चीज़ धार्मिकता है। मैं धार्मिकता में विश्वास करता हूँ, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। भीतर भीतर आग भरी है, बाहर बाहर पानी है, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी यही कहानी है। ये हिंदू है वो मुस्लिम है, ये सिख वो ईसाई है, सबके सब हैं ये वो, लेकिन कोई ना हिंदुस्तानी है। और धर्म के नाम पर दुकानें खड़ी करने वालों को वो कुछ इस तरह से आगाह करते हैं। कांप रही मंदिर मस्जिद की दीवारें, गीता कुरान के अर्थ बदलते जाते हैं, ढहते जाते हैं दुर्ग द्वार मकबरे महल, तख्तों पर इस्पाती बादल मंडराते हैं। अंगड़ाई लेकर जाग रहा इंसान नया, जिंदगी बैठी कब्र पे बीन बजाती है। हो सावधान संभलो ओ ताज तख्त वालो, भूखी धरती अब भूख मिटाने आती है। जिंदगी भर प्यार की दौलत लुटाने वाले नीरज के लिए ये संसार का अनमोल खजाना है। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए आदमी को आदमी बनाने के लिए। आज की जिंदगी में सामाजिक मूल्यों में गिरावट और बढ़ते भ्रष्टाचार पर नीरज की कलम खामोश नहीं रहती। नियम बना लो, कानून बना लो, 100 ना हजारे हो जाए, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं। आदमी जब तक खुद नहीं बदलेगा तब तक कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। बेकारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए वो चुप नहीं है। बेकारी ही यदि रहा शिक्षा का परिणाम, तो फिर एक दिन हर युवक चाकू लेगा थाम। लेकिन ऐसे माहौल में हम सब जीने वालों को जीने का रास्ता दिखाने वाले भी नीरज ही हैं। आंसू और मुस्कान का पल पल का है साथ, कभी शरद की धूप है, कभी अंधेरी रात। अपनी आत्मा बेच कर अगर मिले सम्मान, तो ऐसे सम्मान से अच्छा है अपमान। The time is sick and groans with pain. Blood stalks the land of flowers.
earth is raped by bombs and tanks, and hatred writes the history of man. Morals are preached by moral lips, and justice awaits whips, golden whips behind silver bars. नीरज की देशभक्ति बेमिसाल है। 1962 में चीनी हमले से लेकर आज तक वो भारतीय सीमाओं की हिफाजत करने वालों को सलाम करते नजर आता है। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन पर 1948 में उन्होंने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह बयान की। है 30 जनवरी आज, स्याही न अब मांग कलम, कुछ लिखना है तो कागज पर उतार लहू, गर गाने का है शौक तोड़ दे ये वीणा, बंदूक उठा गोली निकाल कर भर मल्हार। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए नीरज भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं, नेहरू ने भारत के भविष्य के लिए जो सपने देखे वो आज के नेताओं को साकार करना चाहिए। आज जन्मदिन है वो बच्चों भी जवाहरलाल का, भाई जवाहर जो खिदमत बेला एक मशाल का, तो गीत तो फिर बहुत दिनों तक नेहरू जी के बर्थडे बजता रहा। वो पूरब पश्चिम बेच रहे थे जब बारूद बाजारों में, पंचशील का मरहम लेकर पहुंचा वो बीमारों में, और उड़ाया एक शांति का फिर कपोत उसने ऐसा, दंग रह गए जंग खोर सब, जंग लगा हथियारों में, चलता फिरता जादू था वो एक 75 साल का, वही जवाहर जो खुद में था मेला एक मशाल का। बाजारवाद और उसके खतरों को लेकर नीरज बहुत गंभीर हैं। वो कहते हैं, 200 साल में जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो टीवी संस्कृति ने 2 साल में कर दिया। पुराने जमाने में किसी देश को जीतने के लिए तलवार चलती थी, आज उसका स्थान धन ने ले लिया है। आर्थिक हमला तलवार के हमले से ज्यादा खतरनाक होता है, इसका तो पता ही नहीं चलता। जी, इसी का नाम नीरज है। नीरज 87 साल के नौजवान हैं और वो जिंदगी का एक एक पल जीते हैं। आज भी कवि सम्मेलन उनके पहुंचते ही जवान हो जाते हैं और गीतों की महफिल धड़कने लगती है। सदी के सबूत की तरह वो हमारे सामने हैं। थकने लगी है देह, लेकिन दिल और दिमाग दुरुस्त। सुबह से रात तक एकदम व्यस्त, पल भर भी खाली नहीं। कैसी है उनके एक दिन की शक्ल? वक्त पे उठते हैं, सूरज को सलाम करते हैं, वाकर के सहारे चलते हैं, बरामदे में होती है पहली चाय, फिर अखबार पढ़ने का सिलसिला, और तब तक आ जाते हैं कुछ दोस्त दीवाने। दुनिया जहान की बातें, कभी पुरानी यादों में खो जाते हैं। तस्वीरों और अपनी ही किताबों के जरिए अपने आप से भी बातें करते रहते हैं। अब तक के सफर से पूरी तरह संतुष्ट। लेकिन मैंने इसलिए किया ये हाई स्कूल पास करने। सदी के इस मुसाफिर को अपने सफरनामे पर कोई खास अफसोस नहीं है। मुझे फिल्म में उतना पैसा नहीं मिला कभी भी। किसी ने 300 रुपया दे के लिखवा लिया उस समय, किसी ने 400 रुपया दे के लिखवा लिया, लेकिन उस समय भी रॉयल्टी लाख हमारी उन्हीं गीतों की। पिछले साल 4 लाख की रॉयल्टी आई। धूप चढ़ रही है, नीरज को अब चिट्ठियों के उत्तर भी देने हैं। हर खत का जवाब देना मुमकिन नहीं, फिर भी
सिंह सिंह से उत्तर लिखवाते हैं। कभी कभी खुद भी लिखने बैठ जाते हैं। कोई दीवाना उनसे खत में कविता की फरमाइश कर बैठा है। दोपहर हो चुकी है। लंच के लिए वो भीतर जा रहे हैं। थोड़ी देर में उन्हें दिल्ली जाना है। नीरज देर रात सफर नहीं करते। रात देर तक वो हमसे बतियाते रहे। अगले दिन वो अलीगढ़ लौट आए हैं। शाम को आने की खबर मिलते ही कुछ बावरे दोस्त आ बैठे हैं। 2 दिन से ताश की महफिल नहीं जमी है। सारे बेचैन हैं। महफिल में फिर दुनिया जहान की बातें, हंसी मजाक, बीच बीच में फिल्मी दुनिया की यादों का पिटारा भी खुल जाता है। घंटे 2 घंटे बाद महफिल बर्खास्त। हल्के फुल्के डिनर के बाद सोने की तैयारी। सिंह सिंह ने बिस्तर लगा दिया है। गीतों का सम्राट अब नींद चाहता है। 12 महीने साथ देने वाली ये रजाई इस सम्राट को उसके सपनों और चाहतों के संसार में ले जाएगी। तो ये था राज्यसभा टेलीविजन का हमारा खास प्रोग्राम, उनकी नज़र उनका शहर। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी नए शब्द सितारे के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता